हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। फाउंडेशन इंजीनियरिंग में लेक्चर 5। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछले क्लास में हम लोग सेलो फाउंडेशन को कंप्लीट कर लिए हैं। आज डीप फाउंडेशन स्टार्ट करना है। ओके। और कल मेरे ख्याल से आपका खत्म हो जाना चाहिए, लास्ट लेक्चर होगा। मैं छोटे छोटे लेक्चर में बताते जा रहा हूँ ताकि इंटरेस्ट बना रहे और आपको अच्छे से सब चीज़ समझ आए। ठीक है, तो डीप फाउंडेशन स्टार्ट करें। चलो, डीप फाउंडेशन में पाइल फाउंडेशन हेडिंग डाल लो। पाइल फाउंडेशन कहाँ पर यूज करते हैं मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। क्या बताया था कि आपका सॉइल जहाँ पर लूज होगा, जहाँ पर हमको हेवी लोड की जरूरत पड़ेगी, जनरली अपन ब्रिज बनाते हैं जो फ्लाईओवर ब्रिज वगैरह, ठीक है, वो सब हम लोग पाइल फाउंडेशन पे ही बनाते हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ दी पाइल, क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द पाइल किसके बेस पे? लोड ट्रांसफर के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार से हम लोग क्लासिफाई करते जाएंगे, है ना, अलग अलग बेसिस पे। तो ये किसके बेसिस पे क्लासिफाई किए हैं? लोड ट्रांसफर के बेसिस पे है। तो आपका सबसे पहला आता है एंड बीरिंग पाइल। लोड ट्रांसफर के बेसिस पे एंड बीरिंग पाइल। देखो नाम से ही क्लियर है, ऐसा पाइल जो एंड में बियर कर जाए। देखो, है तो कौन सा फाउंडेशन? डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन मतलब ज्यादा गड्ढा करना पड़ेगा, लेकिन इतना गड्ढा कर रहे हैं, इतना हम लोग रिजनेबल गड्ढा कर रहे हैं कि हमको सफिशियंट हार्ड स्ट्रेटा मिल जा रहा है। नहीं समझ आया? सेलो फाउंडेशन क्या होता था? उसमें 4 फीट गड्ढा कर रहे हैं, 6 फीट गड्ढा कर रहे हैं, हार्ड स्ट्रेटा मिल जा रहे हैं, मतलब वो पहले से ही डेंस है सॉइल, तो वो सेलो फाउंडेशन है। लेकिन अब डीप फाउंडेशन में क्या होता है? जनरली सॉइल लूज होता है, लेकिन ऊपर का सॉइल लूज होता है ना, नीचे तो आपका डेंस होगा सॉइल। तो हम लोग क्या करते हैं? ज्यादा गड्ढा करना पड़ता है क्योंकि ऊपर का सॉइल बहुत लूज है। ठीक है, गड्ढा कर लिए, तो गड्ढा करते गए और एक समय में हमको क्या मिल जाता है? हार्ड स्ट्रेटा मिल जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही फाउंडेशन को मतलब ऐसे ही पाइल फाउंडेशन को एंड बीरिंग पाइल हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। तो एक रिजनेबल डेप्थ में हमको हार्ड स्ट्रेटा मिल जा रहा है। आगे समझ में ना? इसी को हम लोग पॉइंट बेरिंग पाइल भी बोलते हैं। और कहाँ पर यूज करते हैं एंड बेरिंग पाइल का? जो जैसे मैं बताया, व्हेन हार्ड स्ट्रेटा या फिर बेड इज अवेलेबल एट रिजनेबल डेप्थ। ठीक है ना? रिजनेबल डेप्थ कहने का मतलब है कि इतना गड्ढा ना हो कि अपने को बहुत ज्यादा लेबर चार्ज लग जाए। जैसे कि आपका 10 फीट 15 फीट में गड्ढा मिल जा रहा है तो ये रिजनेबल डेप्थ है। लेकिन आप बोलोगे 30-30 फीट गड्ढा करना पड़े तो ये बहुत ज्यादा गड्ढा हो जाता है। ठीक है ना? इतना गड्ढा हम लोग जनरली करते नहीं है। 10-15 फीट ये नॉर्मल है। ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। ठीक है ना? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बाकी इसका जो एक्चुअल जो थ्योरेटिकल डाटा है ये मेरे को खुद नहीं पता कि ये रिजनेबल डेप्थ का मतलब वो कितना बोलना चाह रहा है। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आगे समझ में? किसी बुक में आपको आईएएस कोड में अगर मिलता होगा तो मेरे को भी बताना कमेंट करके, रिजनेबल डेप्थ। ठीक, बस इतना ही लिखा है, रिजनेबल डेप्थ, ज्यादा डेप्थ नहीं मतलब। आगे समझ में? ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट दिख रहा होगा। तो ये ऊपर से सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड है उसको मैं क्यू यूपी बोल दिया हूँ, मतलब कि अल्टीमेट पाइल लोड कैपेसिटी। अल्टीमेट पाइल लोड कैपेसिटी इसमें किसके बराबर हो जाएगा? जो एंड बीयरिंग लोड है उसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि एंड में बियर कर जाएगा, हार्ड स्ट्रेटा मिल गया। तो इसीलिए हम लोग बोल दिए हैं कि इसमें जो अल्टीमेट पाइल लोड कैपेसिटी है, इसको लिख लेना अगर नहीं पता होगा तो। क्यू यूपी मतलब अल्टीमेट पाइल लोड कैपेसिटी। ठीक है, वो किसके बराबर है? एंड बीयरिंग लोड के बराबर या फिर एंड बेरिंग कैपेसिटी के बराबर है आपका। आगे समझ में? ठीक है, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये हार्ड स्ट्रेटा मिल गया है जबकि ऊपर में क्या है? यहाँ पर सॉफ्ट सॉइल है ऊपर में। ओके। अब सेकेंड, फ्रिक्शन पाइल। फ्रिक्शन पाइल को हम लोग फ्लोटिंग पाइल बोलते हैं, हैंगिंग पाइल बोलते हैं, कोहेजन पाइल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अब इसमें जस्ट उल्टा है, मतलब गड्ढा करते जा रहे हैं लेकिन हार्ड स्ट्रेटा मिल ही नहीं रहा है, या फिर रिजनेबल डेप्थ में नहीं मिल रहा है। बहुत ज्यादा गड्ढा करोगे, ठीक है, कितना गड्ढा करोगे वो भी नहीं पता। तो उस केस में ऐसे फाउंडेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऐसे पाइल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फ्रिक्शन पाइल बोल रहे हैं या फिर फ्लोटिंग पाइल बोल रहे हैं। ठीक है। तो वही चीज बोल रहे हैं, लोड ट्रांसफर बाई स्किन फ्रिक्शन। ठीक है, इसमें लोड ट्रांसफर स्किन फ्रिक्शन के हेल्प से होगा। ऊपर में हमको हार्ड स्ट्रेटा मिल जा रहा था। ठीक है, ऊपर मतलब जो आपका एंड बीरिंग पाइल देखे तो उसमें हम लोग का जो लोड ट्रांसफर होता वो एंड बीरिंग के हेल्प से हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जो लोड ट्रांसफर होगा वो स्किन फ्रिक्शन के हेल्प से होगा। देखना, इसको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। जैसे कि एक क्षण लिए रॉड लिए, ठीक है, एक सैंड है, मान लो रेती है, उस रेती में गड़ा दिए। ठीक है, तो रेती क्या होता है, या फिर जो सैंड होता है ऊपर से लूज होता है तो नीचे
मतलब पहले तो आसानी से गड़ जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर गड़ाते जाओगे तो वो फंस जाएगा, एक समय के बाद नहीं गड़ेगा। ठीक है, एकदम ज्यादा लोड लगाओगे, ठीक है, वो फंस जाएगा। आ रहा है ना समझ में? मतलब कि रेजिस्टेंस इतना ज्यादा डेवलप हो जाएगा सॉइल और उस रॉड के बीच में कि और ज्यादा नहीं करेगा। वही चीज, उसी चीज का यूज यहाँ पर करते हैं हम लोग। यहाँ पर कोई चीज हम लोग एक्स्ट्रा यूज नहीं करते, बस हम लोग को ये पता करना पड़ता है कि हम लोग कितना ज्यादा गड्ढा करें कि वो पाइल क्या हो जाए, अटक जाए। समझ में आ रहा है ना? अब उससे ज्यादा वो और ज्यादा नहीं करेगा, चाहे जितना भी लोड लगाओ। इसी को हम लोग फ्रिक्शन पॉइल बोलते हैं और फ्लोटिंग पॉइल बोलते हैं। फ्लोटिंग पॉइल इसीलिए बोलते हैं कि वो अब वो फ्लोट करने लग जाएगा, उससे ज्यादा फ्लोट मतलब आप समझ गए ना, वो और ज्यादा नहीं करेगा। तो स्किन फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्किन फ्रिक्शन, तो लोड इज ट्रांसफर बाय द स्किन फ्रिक्शन, है ना, एंड बिटवीन सॉइल एंड पाइल, यूज्ड व्हेन हार्ड स्ट्रेटा डज नॉट एग्जिस्ट। मैं बोला ना, हार्ड स्ट्रेटा जब अपने को रीजनेबल डेप्थ में नहीं मिल रहा होगा उस केस में। और कितना डेप्थ अगर पूछोगे तो फिर से मैं बोलूंगा कि वही अगर 10-15 फीट में मिल जा रहा है तो एंड बीरिंग, और नहीं मिल पा रहा है और ज्यादा गड्ढा करते जा रहे हो तो वो क्या बोल दोगे आप? ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, है ना, ये आपका थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है। आगे देखते हैं, तो इसमें अल्टीमेट पाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी किसके बराबर हो जाएगा? जो आपका स्किन फ्रिक्शन का लोड है उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे समझ में, आगे बढ़े। अब आते हैं हम लोग कंबाइंड एक्शन ऑफ एंड बीरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल। कंबाइंड एक्शन ऑफ एंड बीरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें जो लोड ट्रांसफर होगा किसके हेल्प से होगा? एंड बीरिंग एक्शन और स्किन फ्रिक्शन दोनों के हेल्प से होगा। तो आपका अल्टीमेट पाइल लोड कैपेसिटी किसके बराबर हो जाएगा? एंड बीरिंग लोड और स्किन फ्रिक्शन लोड के बराबर हो जाएगा। आसान था, कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। अब इसमें मॉडरेट जो आपका सॉइल है, ना ज्यादा डेंस है ना ज्यादा सॉफ्ट है, तो ऐसी जगह में हम लोग यूज कर सकते हैं, दोनों एक्शन यूज होगा। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द पाइल बेस्ड ऑन फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शन के बेसिस पे ना बहुत बार पूछा है एग्जाम में। तो फंक्शन के बेसिस पे इसको तो मतलब हर एक चीज इसका पॉइंट याद रखना है आपको। सबसे पहले कॉम्पेक्शन पाइल दिख रहा होगा। अच्छा, कॉम्पेक्शन, कंसोलिडेशन, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं सॉइल मैकेनिक्स में, ठीक है ना। अभी कॉम्पेक्शन का मतलब जो नहीं पढ़े उतना ही समझ लो कि ऊपर से लोड लगाएंगे तो सॉइल क्या होगा, कंप्रेस होगा। ठीक है ना, तो कंप्रेसिव लोड लग रहा है समझ लो। तो कॉम्पेक्शन पाइल का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं? जहां पर आपका लूज ग्रेनुलर सॉइल हो, यानी कि आपका सैंड हो, ऐसे जगह में हम लोग जनरली यूज करते हैं। सी शोर एरिया में, मतलब समुद्र तटीय क्षेत्रों में जो हम लोग इसका कॉम्पेक्शन पाइल का यूज करते हैं। इस पाइल का यूज हम लोग सुपर स्ट्रक्चर के लोड को सहाने के लिए नहीं करते हैं। मतलब ये जो मेन पाइल नहीं होता है, ये मेन पाइल नहीं होता। मेन देखना, मेन पाइल भी होता है जब हम लोग फाउंडेशन करते हैं, डीप फाउंडेशन, पता नहीं देखे होगे कि नहीं, तो उसमें कुछ मेन पाइल होते हैं जो जिससे कॉलम खड़ा होकर ऊपर तक जाता है, और कुछ पाइल जो होते हैं वहीं ग्राउंड लेवल में ही दब जाते हैं, वो ऊपर नहीं जाते। तो कॉम्पेक्शन पाइल वही पाइल है। इसका यूज हम लोग सिर्फ किसके लिए करते हैं? सॉइल की बीरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है ना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए करते हैं, बस। ठीक है, ये जो है ऊपर पूरा कॉलम ऊपर तक नहीं जाता, सुपर स्ट्रक्चर तक नहीं जाता, ये ग्राउंड लेवल प्लेन लेवल में ही दब जाता है। आगे है ना समझ में? ठीक है, कहाँ पर यूज करते हैं? लूज ग्रेनुलर सेंड, लूज सॉइल के लिए यूज करते हैं, बेरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं, कॉम्पेक्शन प्रोवाइड करने के लिए करते हैं, टू कॉम्पैक्ट द सॉइल। उसके बाद देखते हैं टेंशन पाइल। इसको अपलिफ्ट पाइल भी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं उसको आगे समझ आएगा। टेंशन पाइल याद रखना, टू एंकर द स्ट्रक्चर, ठीक है ना, एंकर मतलब बांधना, ठीक है ना, एंकर द स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू अपलिफ्ट प्रेशर। मतलब कि ऐसा सॉइल जिसमें अपलिफ्ट प्रेशर आ, अपलिफ्ट प्रेशर मतलब क्या होता है? निगेटिव स्किन फ्रिक्शन डेवलप होना। स्किन फ्रिक्शन जनरली किस ओर होता है? ऊपर की ओर डेवलप होता है। एक मिनट में डायग्राम ऊपर की ओर ले जा रहा हूँ। ये जो हम लोग पढ़े थे फ्रिक्शन पाइल, तो इसमें हम लोग स्किन फ्रिक्शन देखे थे। स्किन फ्रिक्शन जनरली ऊपर की ओर डेवलप होता है, ठीक है ना। जब स्किन फ्रिक्शन नीचे की ओर डेवलप हो जाए, ऐसा किस केस में होगा? ऐसा उस केस में होता है जब ऊपर का सॉइल बहुत ज्यादा लूज होगा। तो जैसे ही हम लोग पाइल को गड़ाएंगे, ड्रिवन करेंगे, तो ऊपर का सॉइल धंसने लग जाता है, तो निगेटिव स्किन फ्रिक्शन डेवलप होता है। खैर, निगेटिव स्किन फ्रिक्शन आगे भी पढ़ेंगे। तो इसी केस में अपलिफ्ट प्रेशर डेवलप होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अपलिफ्ट प्रेशर जब डेवलप होता है तो हम लोग टेंशन पाइल का यूज करते हैं, इसलिए इसको अपलिफ्ट पाइल भी बोलते हैं। टू एंकर द स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू अपलिफ्ट प्रेशर, जहां अपलिफ्ट प्रेशर आ रहा है वहां पर हम लोग टेंशन पाइल का यूज करते हैं। काहे के लिए? एंकर करने के लिए, स्ट्रक्चर को हमारे बांधने के लिए, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो जनरली इस प्रकार का जो सॉइल होता है बहुत लूज होता है, जैसे कि ब्लैक कॉटन सॉइल आपको एग्जाम्पल में दिख रहा होगा। आगे टेंशन पाइल समझ में। फिर आपका फेंड, क्या बोलते हैं इसको, फेंडर पाइल।
फेडर पाइल है कि फेंडर पाइल है यार, थोड़ा सा स्पेलिंग मेरे को गलत लग रहा है इसका, फेंडर है कि फेडर है देख लेना। तो ये जो फेंडर पाइल है या फिर जो फेडर पाइल है, एंकर द स्ट्रक्चर, ठीक है ना, स्ट्रक्चर को एंकर करने के लिए, कैसे जगह में स्ट्रक्चर को एंकर करने के लिए, जहां पर आपके स्ट्रक्चर में टाइडल वेव्स आ रहे हैं, मतलब कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में जो समुद्र की लहरें आते रहती है ना, जहां पर आपकी समुद्र की लहरें आपकी क्या करती है, मतलब लोड लगाती हैं एक हिसाब से, इम्पेक्ट करती हैं, तो ऐसे जगह में हम लोग फेंडर पाइल का यूज करते हैं टू एंकर द स्ट्रक्चर विच आर सब्जेक्टेड टू टाइडल वेव्स, ठीक है ना। यूज टू प्रोटेक्ट द वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर, लिखा है ना, यूज टू प्रोटेक्ट द वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर, जैसे कि आपका समुद्र तटीय क्षेत्रों में या फिर रिवर बैंक में भी हम लोग इसका यूज करते हैं, फेंडर पाइल का यूज। शीट पाइल क्या होता है, तो शीट पाइल तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या पहले, डैम वगैरह में जनरली इसका यूज करते हैं, ठीक है ना, सीपेज को रोकने के लिए, टू मिनिमाइज द सीपेज, सीपेज को रोकने के लिए, ठीक है ना, ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेल ना हो जाए, तो सीपेज को रोकने के लिए, तो रिड्यूस द पाइपिंग फेलवर, और सीपेज के कारण जनरली पाइपिंग फेलवर हमको देखने को मिलता था। पाइपिंग फेलवर क्या होता है बोलोगे, तो पूरा डैम ही कोलेप्स हो जाता था, ठीक है ना, सॉइल का लेक्चर एक बार जाके देख लेना, है ना, हर चीज को दोबारा बताना पॉसिबल नहीं होता, तो पाइपिंग फेलवर हो जाता है, तो पाइपिंग फेलवर से बचाने के लिए हम लोग सीट पाइप का यूज करते हैं। ओके, एंकर पाइल क्या होता है, एंकर पाइल देखें आगे, एंकर पाइल क्या होता है, नाम से ही है एंकर करना है, लेकिन कहाँ पर यूज करते हैं, तो अपलिफ्ट को रेजिस्ट करने के लिए, टेंशन पाइल जैसे था वैसे थोड़ा सा ये भी है, एंकर पाइल जो है अपलिफ्ट को रेजिस्ट करने के लिए, इंक्लाइन टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए, यही इसका मेन काम है, इंक्लाइन टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए, अपलिफ्ट प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एंकर पाइल का यूज करते हैं, ठीक है। बेटर पाइल कहाँ पर यूज करते हैं, तो बेटर पाइल का यूज हम लोग लार्ज हॉरिजॉन्टल या फिर लेटरल फोर्स को या फिर इंक्लाइन फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए करते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, बेटर पाइल पूछा भी है एग्जाम में, याद रखना, बेटर पाइल का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए, हॉरिजॉन्टल फोर्स को ही हम लोग लेटरल फोर्स भी बोल सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल के अलावा इंक्लाइन फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए भी हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, बेटर पाइल का यूज कर रहे हैं। फिर से बोल देता हूँ, बेटर पाइल का यूज हम लोग हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, इंक्लाइन टेंसाइल फोर्स बोलेगा तो एंकर पाइल बोलना, इंक्लाइन टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए एंकर पाइल का यूज करते हैं, अपलिफ्ट प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए एंकर पाइल का यूज करते हैं। आगे बढ़े, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सॉइल, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे हम लोग पाइल का क्लासिफिकेशन दो प्रकार का होता है डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे, एक डिस्प्लेसमेंट पाइल होता है, एक नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल होता है। डिस्प्लेसमेंट पाइल को हम लोग ड्रिवन पाइल भी बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट पाइल मतलब क्या हो गया, आपका जो डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है ना, तो इस प्रकार का जो पाइल होता है जनरली किस प्रकार का होता है, प्री कास्ट पाइल होता है, मतलब पहले से बना हुआ प्री कास्ट पाइल होता है, जो कि वुड मेटल वगैरह का हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट पाइल जनरली क्या होता है, प्री कास्ट पाइल होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हेमर एक्शन के थ्रू पाइल को गड़ाते हैं, क्योंकि वो पहले से प्री कास्ट है तो उसको हम लोग हेमर एक्शन के थ्रू गड़ाते हैं। आगे समझ में, डिस्प्लेसमेंट पाइल डिस्प्लेस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पाइल जनरली प्री कास्ट होता है, वुड का मेटल का हो सकता है, हेमर एक्शन के थ्रू उसको गड़ाते हैं, ठीक। आगे समझ में, नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल जो डिस्प्लेस नहीं होगा, मतलब एक ही जगह में रहेगा, बोर्ड पाइल इसका एग्जांपल होता है, ठीक है, मे बी प्री कास्ट और दी कास्ट इन सिटू। अब ये प्री कास्ट भी हो सकता है, कास्ट इन सिटू भी हो सकता है, मतलब पहले से बना हुआ भी हो सकता है, और उसको हम लोग फील्ड में या फिर साइट में भी गड्ढा कर सकते हैं, बना सकते हैं। बोर्ड पाइल, यार बोर जनरली जो खोदते हुए देखे होंगे ना, बोर, है ना, बस वही है। और ये तीन प्रकार का होता है नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल, एक प्रेशर पाइल हो सकता है, बोर्ड कॉम्पेक्शन पाइल हो सकता है, अंडर रिम्ड पाइल, सुने होंगे नाम, अंडर रिम्ड पाइल एक पूरा एक टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे। तो अंडर रिम्ड पाइल किसके अंतर्गत में आता है, कई बार पूछा हुआ है, अंडर रिम्ड पाइल नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल के अंतर्गत में आता है, या फिर बोर्ड पाइल के अंतर्गत में आता है आपका अंडर रिम्ड पाइल। तो फिर से बोल रहा हूँ, अंडर रिम्ड पाइल, बोर्ड कॉम्पेक्शन पाइल या फिर प्रेशर पाइल, ये सब किसके टाइप है, नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल के, ठीक है, प्रेशर पाइल, बोर्ड कॉम्पेक्शन पाइल और अंडर रिम्ड पाइल। आगे बढ़े, ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि रिवीजन क्लास कर रहे हो, एक्चुअल में रिवीजन क्लास भी हो जा रही है, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग पॉज करके या फिर स्क्रीन शॉट करके लिख भी सकते हैं अपना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, पाइल ड्रिवन हैमर। देखो हेमर का जो यूज करते हैं उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे।
हैमर भी कई प्रकार के हो सकते हैं जिसके हेल्प से हम लोग गड्ढा कर रहे हैं, इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ब्लो डाल रहे हैं। ठीक, तो एक ड्रॉप हैमर होता है। ड्रॉप हैमर नॉर्मल हैमर है, मतलब सॉरी, ड्रॉप हैमर जो होता है मतलब नॉर्मल ग्रेविटी एक्शन के हेल्प से ऊपर से गिर रहा है, ठीक है ना, उसको ड्रॉप हैमर, ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप मतलब समझ रहे हो ना। तो वही है, ग्रेविटी एक्शन के थ्रू ऊपर से इम्पैक्ट जो डाल रहा है वो नॉर्मल ड्रॉप हैमर है। स्टीम हैमर दो प्रकार का हो सकता है, एक सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर हो सकता है, डबल एक्टिंग स्टीम हैमर हो सकता है। आया समझ में। सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर जो होता है इसमें स्टीम और एयर प्रेशर लगता है, मतलब एक्स्ट्रा जो लग रहा है ड्रॉप हैमर में जो नहीं लग रहा था वो इसमें लग रहा है, स्ट्रीम और एयर प्रेशर लग रहा है। ठीक है, ये आप मैकेनिकल एक्शन है बोल सकते हैं, आपका स्टीम और एयर प्रेशर लग रहा है, और उस प्रेशर की प्रेशर तो लग ही रहा है और साथ ही साथ जो पहले हो रहा था ग्रेविटी के द्वारा वो नीचे गिर रहा है। तो मतलब वो गिर तो रहा है, लेकिन गिरने में जो चीज जो एक्सटर्नल लोड काम आ रहा है वो एक्सटर्नल लोड क्या है, एयर प्रेशर और स्टीम प्रेशर। ठीक है, आगे समझ में। अब डबल एक्टिंग हैमर क्या होता है, डबल एक्टिंग और सिंगल एक्टिंग हैमर में अंतर क्या है, तो इसमें भी एयर और स्टीम प्रेशर लग रहा है, लेकिन इसमें एक चीज और हो रहा है, इसमें हम लोग हैमर की हाइट को भी बढ़ा दे रहे हैं। सिंगल एक्टिंग हैमर में जो हाइट था उससे ज्यादा हाइट बढ़ा दे रहे हैं हम लोग डबल एक्टिंग हैमर में। तो दो चीज हो रहा है ना, एक तो आपका एयर और स्टीम प्रेशर भी लग रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, हैमर की हाइट को भी बढ़ा दे रहे हैं, इसीलिए इसको डबल एक्टिंग हैमर बोलते हैं। तो सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग में अंतर क्या है, सिर्फ हैमर के हाइट का अंतर है। हैमर के हाइट को भी राइज करते हैं तो वो डबल एक्टिंग हैमर कहला देता है। बाकी स्टीम और एयर का प्रेशर तो लगता ही है, और उसके अलावा आपका ड्रॉप तो होता ही है ग्रेविटी के थ्रू, है ना। डीजल हैमर में डीजल का यूज करेंगे, बस और कुछ नहीं याद रखना है, एयर और डीजल प्रेशर की हेल्प से, मतलब ये एक प्रकार से ये भी एक्सटर्नल डीजल के हेल्प से क्या हो रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा। वाइब्रेटरी पाइल में आपका वाइब्रेशन एक्शन के थ्रू क्या होगा, अच्छा वाइब्रेटरी में क्या होता है, इम्पैक्ट नहीं लगता है, मतलब ऐसे जगह जहां पर नॉइस अलाउ नहीं है। अब देखो, तो हेमर इम्पैक्ट डालते हैं तो कितना जोर जोर से आवाज आता है, ठक ठक, ठीक है ना। लेकिन ऐसे प्लेसेस जहां पर इम्पैक्ट या फिर नॉइस अलाउ नहीं है, परमिट नहीं है, तो ऐसे जगह में हम लोग वाइब्रेटरी एक्शन के थ्रू क्या करते हैं, अपने फाइल को ड्रिवन करने का काम करते हैं। आगे समझ में, खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। मेथड टू डिटरमाइन द पाइल लोड कैपेसिटी। पाइल लोड कैपेसिटी डिटरमाइन करने के कौन कौन से मेथड हैं। जैसे हम लोग पढ़ते थे सेलो फाउंडेशन में एनालिटिकल मेथड होता था, फील्ड मेथड होता था, इसमें भी वैसी है, आपका स्टैटिक मेथड या फिर एनालिटिकल मेथड होता है। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ याद रखना है कि सुटेबल फॉर द क्लेस, क्लेस के लिए सुटेबल होता है आपका स्टैटिक मेथड, एनालिटिकल मेथड। खत्म। डायनेमिक मेथड में आते हैं, फिर सेकंड मेथड जो है आपका डायनेमिक मेथड है। डायनेमिक मेथड इंपॉर्टेंट है, एक आध बार पूछा है एग्जाम में, एई के एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम बस याद रख सकते हो जेई के लिए। सुटेबल फॉर दी, क्या बोल रहा है, सेंड। डायनेमिक मेथड जो होता है कोर्स सॉइल के लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सुटेबल होता है, जैसे कि आपका सेंड वगैरह हो गया, इसके लिए डायनेमिक मेथड एप्लीकेबल। डायनेमिक मतलब समझ रहे हो ना यार, डायनेमिक मतलब इम्पैक्ट। ठीक है, तो ENR फार्मूला, मतलब इसको इंजीनियरिंग न्यूज फार्मूला भी बोलते हैं, इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फार्मूला। तो ये आपको दो दो फार्मूला दिखेगा इसका। अल्टीमेट पाइल लोड कैपेसिटी निकालने के लिए WH डिवाइडेड बाई S प्लस सी, पहले देख लो मैं बता रहा हूँ W क्या है, H क्या है। तो WH डिवाइडेड बाई S प्लस सी, ये अल्टीमेट पाइल लोड कैपेसिटी का फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, तो आपका इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फार्मूला। लेकिन कब, जब हम लोग यूज करेंगे ड्रॉप हैमर या फिर सिंगल एक्टिंग हैमर, ऊपर पढ़े ना, तो ड्रॉप हैमर या फिर सिंगल एक्टिंग हैमर जब यूज करेंगे तभी हम लोग इस वाले फार्मूला का यूज करेंगे, इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फार्मूला। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम लोग डबल एक्टिंग हैमर का यूज करेंगे तब W प्लस AP, ऊपर वाले फॉर्मूला में थोड़ा सा मॉडिफाइड हुआ है, वो ऊपर वाला WH डिवाइडेड बाई S प्लस C था, यहाँ पर W प्लस AP आ गया है, W प्लस AP इंटू H, है ना, W प्लस AP इंटू H डिवाइडेड बाई S प्लस C हो गया है। अब देखते हैं W क्या है, तो W आपका वेट ऑफ हैमर है। H क्या है, तो H जितने हाइट से आप गिरा रहे हो अपने हैमर को वो हाइट है। एज क्या है, तो सेट है। सेट मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट जब हम लोग पढ़ रहे थे तब मैं बताया था सेट क्या होता है, वही सेट यहाँ भी है, उसको एक बार और बता दूंगा। और सी क्या है, तो सी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू नीचे आपको बताऊंगा मैं। अच्छा, ये सब बताने से पहले ये तो आपका क्या हो गया, अल्टीमेट पाइल लोड कैपेसिटी हो गया। लेकिन जब आपको अलाउबल लोड पूछेगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना,
अल्टीमेट पाइल लोड कैपेसिटी पूछा है कि अल्टीमेट पाइल लोड कैपेसिटी पूछा है, ये सॉरी अलाउबल पाइल लोड कैपेसिटी पूछा है या फिर अलाउबल लोड पूछा है। तो अलाउबल लोड जब पूछेगा तो जो भी अल्टीमेट लोड होगा उसको हम लोग को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करना पड़ेगा, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 होता है, याद रखना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है? 6 होता है। इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फार्मूला में हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 लेते हैं, 6 को डिवाइड करते हैं। कब करते हैं? जब हमको अलाउबल लोड पूछेगा तब करेंगे, अल्टीमेट लोड पूछेगा तो नहीं करेंगे। ठीक, अब नीचे आपको दिया गया है कि एज क्या है, तो वही मैंने जैसे बताया कि जितने हाइट से आप हैमर को गिराएंगे सेंटीमीटर में वो हाइट होगा। वेट होगा डब्लू, डब्लू वेट होगा हैमर का किलो न्यूटन में, और एज क्या होगा? सेट होगा। सेट मतलब क्या बोला था मैं कि एक ब्लो के कारण जितना पेनिट्रेशन होता है, पेनिट्रेशन ऑफ द पाइल पर हैमर ब्लो में जितना पेनिट्रेशन देखने को मिलता है अपने को, उसको सेट बोलते हैं। और पी जो है आपका स्टीम का प्रेशर है, ए जो है आपका एरिया ऑफ पिस्टन या फिर हैमर है, ठीक है ना। प्रेशर के कारण जितना आपका एरिया मिला, ठीक है ना, एरिया ऑफ दी पिस्टन या फिर हैमर है आपका ए, और पी जो है प्रेशर है, सी जो है कांस्टेंट है। और कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद रखना है कि कांस्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन में दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, ठीक है ना। फिर से बोलूंगा, गेट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल जो है, और असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एई के लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन एई के एग्जाम में जनरली सी का वैल्यू दे दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आपको याद रखना है कि 2.54 होता है सेंटीमीटर में जब आपका ड्रॉप हैमर होगा, लेकिन स्टीम हैमर के केस में ये 0.254 हो जाता है। आगे समझ में, दोनों ही सेंटीमीटर में है, ठीक है ना, दोनों ही सेंटीमीटर में है। एक 2.54 सेंटीमीटर है, एक 0.254 सेंटीमीटर है। 2.54 सेंटीमीटर ड्रॉप हैमर के केस में लेंगे, है ना। और स्टीम हैमर के केस में, स्टीम हैमर में दो आते हैं ना, स्टीम हैमर में आपका सिंगल एक्टिंग हैमर भी आता है, डबल एक्टिंग हैमर भी आता है, तो उस केस में आपको 0.254 सेंटीमीटर लेना है, 0.254 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। हिले फॉर्मूला, ठीक है ना, हिले फॉर्मूला ये डायनेमिक मेथड ही चल रहा है। डायनेमिक मेथड में पहला जो मेथड था आपका वो इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फार्मूला देखिए, और दूसरा मेथड अभी हिले फॉर्मूला देखने वाले हैं, ठीक है ना, रिलेट करते चलना। डायनेमिक मेथड पढ़ रहे हैं, डायनेमिक मेथड का दूसरा मेथड है आपका हिले फॉर्मूला, ठीक है ना। हिले फॉर्मूला आपको सामने दिख रहा होगा, ये जो है इसको क्या बोलते हैं? न्यू बोलते हैं ना सर, न्यू एच इंटू न्यू बी, और इंटू में डब्ल्यू एच डिवाइडेड बाई एच प्लस सी बाई टू। थोड़ा सा इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फॉर्मूला जैसे ही है, डब्ल्यू एच डिवाइडेड बाई एच प्लस सी। यहाँ पर क्या हो गया है कि बस न्यू बोलते हैं, ये न्यू ही तो बोलते हैं शायद, न्यू एच इंटू न्यू बी इंटू डब्ल्यू इंटू एच डिवाइडेड बाई एच प्लस सी बाई टू हो गया। उधर एच प्लस सी था, इधर एच प्लस सी बाई टू हो गया है, ठीक है। आगे समझ में ना। अब यहाँ पर डब्ल्यू एच एस और सी एकदम सेम है पहले जैसे। अंतर कहाँ पर आया है भाई? अंतर आया है आपका न्यू एच और न्यू बी क्या है, तो आपको नीचे दिख रहा होगा, देख लेना। इफिशियंसी ऑफ हैमर आपका न्यू एच है, और इफिशियंसी ऑफ ब्लो हैमर ब्लो, ठीक है ना, इफिशियंसी ऑफ हैमर ब्लो आपका न्यू बी है, ठीक है। आगे समझ में, एक मिनट रुकना, मेरे को कुछ इसमें शायद फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें भी डिवाइड करते हैं, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू 3 होता है, ठीक है ना, उसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ। एक मिनट रुकना, थोड़ा सा डाउट आ रहा है उसमें, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 3 ही होता है कि नहीं, एक मिनट खोजने देना मेरे को। फील्ड लोड कहाँ गया? स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, हाँ ठीक बोला मैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये क्या था आपका? अलाउबल, इसमें मैं एक्चुअली में लिख नहीं पाया हूँ। ये आप क्या करोगे? अल्टीमेट पाइल लोड कैपेसिटी को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करोगे, तब आपका क्या आएगा? अलाउबल लोड कैपेसिटी आएगा ना, जैसे ऊपर आया था आपका, है ना, ऊपर आपका अलाउबल पाइल लोड कैपेसिटी आएगा या फिर अलाउबल लोड कैपेसिटी आएगा। तो यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू, इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 3 होती है, ऊपर 6 होती थी, यहाँ पर 3 होती है, बस याद रखना। हिले फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? ENR फॉर्मूला, इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिले फॉर्मूला से, ठीक। आ गया समझ में? हीले फॉर्मूला भी, न्यू एच क्या था? इफिशियंसी ऑफ हैमर, और न्यू बी क्या था आपका? इफिशियंसी ऑफ हैमर ब्लो। बाकी सब ENR जैसा है, ठीक है ना, एस हो गया, सी डब्ल्यू एच सब ENR जैसा है। फील्ड मेथड, फील्ड मेथड देखते हैं। चलो फाउंडेशन में जैसे फील्ड मेथड देखे थे,
वैसे ही आपका डीप फाउंडेशन में देख रहे हैं, तो इसमें आपका पाइल लोड टेस्ट होता है, जैसे वहां पर प्लेट लोड टेस्ट होता था, बस वैसे ही है, प्लेट लोड टेस्ट ही है, बस उसको बोल क्या दिया गया है, पाइल लोड टेस्ट बोल दिया गया है। पूरा प्रोसीजर भी सेम है, सब चीज सेम है। पाइल लोड टेस्ट हम लोग या फिर प्लेट लोड टेस्ट किसके लिए परफॉर्म करते थे बताया था, डेंस सैंड के लिए, डेंस सॉइल के लिए, तो ये भी वही है, सब चीज सेम है। ठीक। साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट, अब ये जो जैसे पाइल लोड टेस्ट है ना, वैसी ये भी है, इसमें बस साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट है, अंतर क्या है उस चीज को याद रखना है। साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट में हम लोग सेपरेटली क्यू और क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यू मतलब जो एंड बीरिंग लोड होता है और जो स्किन फ्रिक्शन लोड होता है, उसको सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यही चीज को एग्जाम में पूछता है, जो अंतर है उसी चीज को पूछेगा। तो साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, साइक्लिक एक्शन परफॉर्म करते हैं और जिसके कारण हम लोग सेपरेटली दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यू और क्यू की वैल्यू। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट भी हम लोग जो जैसे सेलफ फाउंडेशन में पढ़े थे ना, सेम वैसे ही है। एसपीटी टेस्ट पढ़े थे ना, सेम वैसे ही है। ठीक है, तो वो भी किसके लिए होता था, सैंड के लिए होता था, ये भी आपका सैंड के लिए है। कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, ये भी एसपीटी जैसा होता था, बोला था मैं। कोन पेनिट्रेशन टेस्ट में आपका कोन होता था, कोन 60 डिग्री का एंगल याद आ रहा होगा, सब चीज सेम है। ठीक है ना। कौन पेनिट्रेशन टेस्ट कितने रेट से अप्लाई करते थे, कितना पेनिट्रेशन, 100 mm तक पेनिट्रेशन होना था, कल की क्लास में मैं बताया था। तो इस प्रकार से आपका फील्ड मेथड भी खत्म होता है। अब आपका जो बचा हुआ है वो अंडर रिम्ड पाइल के बारे में थोड़ा बहुत बचा हुआ है, सॉइल एक्सप्लोरेशन के बारे में थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसको मैं बता दूंगा। फिर उसके बाद फिर मतलब लास्ट लेक्चर होगा कल का, और फिर आपका फाउंडेशन भी खत्म हो जाएगा। अगर आपको सब चीज़ समझ में आया है, लेक्चर अच्छा लगा है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।